आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पंचायती राज। और इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पंचायती राज के इस टॉपिक में हम शुरुआत सीधे पंचायती राज से नहीं करेंगे, बल्कि हम शुरुआत करेंगे पंचायती राज के उन चरणों से, उस विकास के क्रम से, जिस विकास के क्रम से होकर पंचायती राज आज के इस दौर में पहुंचा है। हम अगर शुरुआती चर्चा करें पंचायती राज के संबंध में, तो देखिए, पंचायती राज के असल में स्थानीय स्वशासन जिसको हम कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का मतलब, लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि एक सरकार केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, लेकिन आम जनता के प्रत्यक्ष रूप से उस शासन प्रणाली में सीधी कोई भागीदारी चूँकि नहीं है, तो ये विचार किया जाना कि आम जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, राजनीतिक भागीदारी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर हमें पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रियाओं में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में स्थानीय स्वशासन का इसकी जो एक संकल्पना है, इसने जोर पकड़ा, जिसके तहत यह है कि स्थानीय स्तर के लोग अपना शासन प्रणाली को खुद संचालित करें। चूँकि हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं, गांव में लोग रहते हैं और दूसरे शहरों में लोग रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, वो जो उनकी जो एक पूरी की पूरी शासन प्रणाली एक स्थानीय स्तर पर बनाई गई, उसको पंचायती राज कहते हैं। और नगरीय या शहरी क्षेत्र के लोगों की, वो शहरी क्षेत्रों के लोगों की जो सहभागिता से जो शासन प्रणाली का एक ढांचा बनाया गया, वो नगरीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। तो पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, इस तरीके से हम स्थानीय स्वशासन को दो हिस्सों में, इन दो भागों में बांट सकते हैं। हम बात पंचायती राज की कर रहे हैं, का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के द्वारा किस तरीके से शासन का संचालन और उनमें किस तरीके से उनकी भागीदारी वो प्रदान की गई और वर्तमान में किस तरीके से वो संचालित होता है, वो पूरी बात हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम शुरुआती चर्चा इसकी करें, तो असल में पंचायती राज के स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इसके शुरुआती संकेत हमें मिलते हैं लॉर्ड रिपन के काल में। जब लॉर्ड रिपन, आप जानते हैं, भारत के गवर्नर जनरल हुए, 1880 से 1884 का उनका कार्यकाल रहा लॉर्ड रिपन का। और अपने इस कार्यकाल में लॉर्ड रिपन ने बहुत उदारवादी नीति अपनाते हुए और स्थानीय स्तर की कुछ संस्थाओं से संबंधित कुछ कानून, कुछ एक्ट पारित किए, जिसमें उन स्थानीय संस्थाओं को कुछ अधिकार दिए गए कि वो अपने स्तर पर कुछ कार्य कर सकते थे। तो यहाँ से शुरुआती संकेत आप समझ सकते हैं स्थानीय स्वशासन के शुरू होते हैं, और यही वजह है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम भारत के संविधान के संदर्भ में देखें, लॉर्ड रिपन की बात तो हम आगे कर लेंगे, लिखते समय हम सबसे पहले लिख लेंगे। अगर हम भारत के संविधान के संदर्भ में बात करें, तो संविधान में देखें, एक आर्टिकल ऐसा रहा जिस आर्टिकल में स्थानीय स्वशासन की, पंचायतों की बात की गई। भाग 4 आप जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य को निर्देश दिए गए संविधान के द्वारा कि राज्य जन कल्याण के लिए ये काम करेगा। उसमें एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 40, और आर्टिकल 40 में राज्य को इस बात का निर्देश दिया गया कि राज्य असल में पंचायतों के गठन और उन पंचायतों के विकास की दिशा में वो कार्य करेगा। इस दिशा में वो कोशिश करेगा कि पंचायतों का गठन हो और वो उनका विकास की दिशा में वो आगे बढ़े। आर्टिकल 40 में जो राज्य को काम सौंपा गया था, चूँकि आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व है, वो वाद योग्य नहीं होते। अगर राज्य इस दिशा में काम नहीं करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन राज्य ने असल में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और इस दिशा में बहुत जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया था। अगर हम पंचायती राज के विकास क्रम की शुरुआती बात करें, तो देखिए, इसकी शुरुआत असल में बलवंत राय मेहता समिति से होती है 1957 से, लेकिन उससे पहले भी कुछ, उससे उसका सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उससे वो रिलेटेड है। इसलिए हम इसकी शुरुआत 1952 से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात बीच में और ध्यान रखें आप कि पंचायती राज जो हमारे यहाँ
विषय है वो कौन सी सूची का विषय है? 3 सूचियाँ हमारे यहाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो पंचायती राज है वो असल में राज्य सूची का विषय है। ये बात जाननी आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने की पावर्स, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है। चूँकि राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति वो संसद के पास नहीं है, बल्कि ये कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। राज्य सरकार के पास ये पावर है। ये बात समझनी आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हम जब बहुत सारी बातें पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि अलग अलग राज्यों में कुछ पंचायती राज के कुछ प्रावधान वो अलग अलग हैं। तो आपको ये लगेगा कि अलग अलग क्यों हैं, इसलिए क्योंकि राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय होने की वजह से ऐसे प्रावधान जो संविधान में लिखे गए, जो सेम लिखे गए, वो तो प्रत्येक राज्य में सेम होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जहाँ पे राज्य विधानमंडलों को पावर दिया गया कि वो अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे राज्य विधानमंडल अपनी इच्छा से अलग अलग वैसा प्रावधान कर सकते हैं। वो आगे हम बात करेंगे पूरी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि पंचायती राज असल में राज्य सूची का विषय है। देखिए, इसकी शुरुआती बात हम पढ़ें तो आप यूँ समझिए कि पंचायती राज असल में भारत में 2 अक्टूबर 1952 इस तिथि को ही एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में, फोर्ड फाउंडेशन की मदद से, उसके आर्थिक सहयोग से, और देश के 55 ब्लॉक्स में, 55 खंडों में, और एक कार्यक्रम शुरू किया गया। वो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपने नाम सुना होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आप जब शुरुआत से थोड़ा बात पढ़ेंगे तो आपको वो क्रम समझ आएगा। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया भारत सरकार ने, किसके सहयोग से? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किया इसको? इसको शुरू करने का जो मूल मकसद था, मूल अर्थ था, मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए। उनकी प्रशासन में एक तरीके से प्रशासन और जनता के बीच का जो एक बड़ा गैप है, एक बड़ी जो दूरी है आम जनता के बीच, प्रशासन को लेकर जो एक भय की भावना है, जो एक उनमें डर है, उस डर को, उस भय की भावना को दूर किया जा सके। प्रशासन को जनता के बहुत नज़दीक ले जाया जाए ताकि जनता उस प्रशासनिक कार्रवाइयों को आसानी से समझ सके और वो जागरूक हो सके। और जितनी ज़्यादा आम जनता जागरूक होगी राजनीतिक रूप से, उतना ही देश के विकास में आम जनता ज़्यादा भागीदारी निभाएगी, जो पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है। तो इसलिए कि आम जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। इसके अलावा सरकारी योजनाएं का, जो भारत सरकार या अन्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं का आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उन योजनाओं के बारे में वो जागरूक हों। तो उन योजनाओं का लाभ देने के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो प्रशासन से वो आम जनता की वो दूरी है वो कम से कम हो, उस दूरी को पाटा जाए, उस दूरी को कम किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। पूरे देश के 55 ब्लॉक्स में, 55 खंडों में, विकास खंडों में ये कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन देखें, ये कार्यक्रम चला 5-6 साल, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरीके से असफल रहा। और असफल रहने की जो मूल वजह थी, मुख्य बात थी, वो मूल वजह ये थी कि असल में खुद राजनेता के अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक वो अधिकारी वर्ग है, वो नौकरशाही है, वो खुद इस बात को नहीं चाहते थे कि आम जनता के बीच उनका रौब कम हो और जनता के में इतनी ज़्यादा वो जागरूकता या उनका जो प्रशासन का आम जनता के बीच में वो दूरियां इतनी ज़्यादा कम हो जाएं कि आम जनता के बीच से उनका जो एक रौब है वो कम हो, ऐसा वो खुद अधिकारी वर्ग नहीं चाहता था। तो एक कार्यक्रम पूरी तरीके से हुआ असफल। इस कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए 1957 में, जनवरी 1957 में एक कमीशन का गठन किया गया
और वो कमीशन का गठन किया जाता है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। और यही बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आया कमीशन बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, जिसने पंचायती राज की सिफारिश करते हुए कहा कि असल में आम जनता में राजनीतिक रूप से शिक्षित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए और उनकी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की एक सरकार का गठन करें, तीसरे स्तर की एक सरकार का निर्माण करें, स्थानीय सरकार का निर्माण करें, जिनमें कि आम जनता उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तो आम जनता, आम लोग जब प्रशासन में सीधे तौर पे जुड़ेंगे, राजनीतिक रूप से सीधे तौर पे जुड़ेंगे, तो उनमें स्वतः ही राजनीतिक जागरूकता वो आ जाएगी, वो अपने आप अवेयरनेस उनमें आ जाएगी, जो कि बहुत आवश्यक है। तो बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में ही, नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि असल में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के पीछे जो मूल वजह है वो आम जनता की राजनीतिक रूप से जागरूक न होना है और अधिकारियों का आम जनता के साथ सहयोग न करने की भाव है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये कि हम सीधे आम जनता को राजनीति में हिस्सेदारी दें, उन्हें राजनीतिक रूप से उन्हें सक्रिय करें। तो हमें तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता है। तो इस समिति ने असल में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, एक 3 स्तरीय ढांचा, एक ऐसी संरचना का विकास किया जाए स्थानीय स्तर पे जिसके 3 लेवल हो, 3 स्तर हो। इसने बाकायदा तीनों स्तरों के नाम लिखे। कहा कि जो ग्राम स्तर है उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, और इन ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव वो आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाए। तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए इनको, और इस ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हों उनमें कम से कम 2 सदस्य वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में से होने चाहिए। कम से कम 2 सदस्य इस वर्ग से हो, ताकि इस वर्ग को भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से शासन प्रणाली में दिया जा सके। इसके अलावा इसने कहा खंड स्तर पे क्या होना चाहिए, तो इसने कहा खंड स्तर पे पंचायत समिति हो, और पंचायत समिति के कुछ सदस्यों के चुनाव तो सीधे तौर पे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाएं और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाए। तो दोनों तरीके से इन सदस्यों को पंचायत समिति में भागीदारी वो प्रदान की जाए। तीसरा उन्होंने कहा खंड स्तर हो, जिला स्तर हो, और जिले के लेवल पे जो एक संस्था होगी वो जिला परिषद होगी। जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव नहीं होंगे, बल्कि उनको पूरी तरीके से मनोनीत किया जाएगा। ये इनके सुझाव थे। इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज की इसने सिफारिश की और कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पंचायती राज व्यवस्था को हम संविधान में शामिल करें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जा सके। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की, इस सिफारिश के बेस पे भारत सरकार ने, चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो भारत सरकार तो इस दिशा में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, विधि बना नहीं सकती थी। तो अब भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश दिया और निर्देश देते हुए कहा कि अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्य विधानमंडल से कानून बनाकर इस पंचायती राज व्यवस्था को राज्य में लागू करें, स्थानीय स्वशासन को वो बढ़ावा दें, अपने अपने राज्य में लागू करें। और इस दिशा में असल में राजस्थान सरकार ने सबसे पहले कदम उठाते हुए सितंबर 1959 में कानून पारित किया, और सितंबर 1959 में राजस्थान विधानसभा ने कानून पारित करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959 पारित किया। और ये
एक्ट लागू होता है, फिर इसी एक्ट को लागू करने के लिए पूरे देश भर में पहली बार पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस पंचायती राज का उद्घाटन होता है। और उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं आते हैं। ये पूरे राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है कि पंचायती राज जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा, एक जो संरचना है, इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन वो राजस्थान में हुआ और राजस्थान के नागौर में हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। तो राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज की शुरुआत होती है। फिर आंध्र प्रदेश के महबूबनगर ज़िले के शादनगर जो खंड है उसका पंचायत समिति है, वहाँ 11 अक्टूबर 1959 को इसे शुरू किया गया। वो दूसरा राज्य था। इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्य उन्होंने पंचायती राज के सिस्टम को, इस व्यवस्था को अपने अपने राज्य विधानसभा से पारित कराकर इसे अपनाया, इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन देखिए, ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है, चूंकि राज्य सरकारों को इसमें पूरे के पूरे पावर हैं, तो अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारों ने जब इसे लागू किया तो वो अपने अपने स्तर पे किया, अपने अपने हिसाब से किया। और जब अपने अपने हिसाब से किया तो इसका मतलब ये है कि उन सभी राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं अलग अलग जो लागू थी वो पूरी तरीके से अलग अलग थी, पूरी तरीके से उनमें व्यापक अंतर थे। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज था, केवल एक ही लेवल होता था। कुछ राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं थी, कुछ राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो 4 स्तर थे पंचायती राज के। 1965 तक आते आते लगभग सभी राज्यों ने, अगर हम छोड़ दें नागालैंड को और लक्षद्वीप को, तो लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज की व्यवस्था उस समय के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लागू हो गई थी। उन्होंने इसे अपना लिया था। हालांकि वो एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लेकिन लगभग पंचायत राज की व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया था। वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग किस्म से उसको अपनाया था। यहाँ तक ठीक है। तो अब आवश्यकता, चूंकि पंचायत राज को अपना तो लिया गया था, लेकिन अभी तक इसमें बहुत सारी कमियां थीं, जिन कमियों को दूर करके पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित और इसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। इस ज़रूरत ये थी कि इसको और ज़्यादा ऐसा बनाया जाए ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसका संचालन वो किया जा सके। इसके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया समय समय पर, और समितियों से रिपोर्ट मांगी गई कि इसमें संभावना क्या क्या और बनती है, हम क्या क्या ऐसा करें पंचायत राज में सुधार, कि उन सुधारों के माध्यम से पंचायत राज को और विकसित किया जा सके। और इस दिशा में बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारी समितियां आई, और उन समितियों ने बहुत सारी सिफारिशें की। हम बात करेंगे आगे कौन कौन सी समितियां आई। पहले आप इतना लिखें जितना हमने पढ़ा है, रजिस्टर निकालिए, हेडिंग डालिए पंचायती राज, पंचायती राज लिखें, इसमें पंचायती राज लिखें। स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये लिखें, स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लिखे पंचायती राज, और कोष्टक में लिख लें ग्रामीण सुशासन। ग्रामीण सुशासन आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ग्रामीण सुशासन और नगरीय सुशासन या शहरी सुशासन। ये जो ग्रामीण सुशासन है इसी को हम पंचायती राज कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रामीण सुशासन और नगरीय सुशासन। ग्रामीण सुशासन के आगे कोष्टक में पंचायती राज लिख लीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए अगली पंक्ति में,
स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, या लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये लिख लीजिए आप, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम, ये लिखें, 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं को कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की थी, कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की थी, कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद लिखें अगली पंक्ति में, लिखिए अनुच्छेद 40 के अनुसार, या फिर ये लिखिए अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन तथा उनके विकास हेतु निर्देशित किया गया। पंचायतों के गठन तथा उनके विकास हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशित किया गया। फिर अगली पंक्ति में लिखें, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, अर्थात पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। ठीक है, इतना लिखें। अगली पंक्ति में लिखें, भारत सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। लिखिए फिर अगली पंक्ति में लिखें, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आम जनता में राजनीतिक सहभागिता
को बढ़ाना, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाना तथा उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक कर प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी को कम करना था। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, यह कार्यक्रम पूर्णतया असफल रहा। फिर लिखें अगली पंक्ति में, एक पंक्ति छोड़ के लिखें, बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये लिखें, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, फिर लिखें अगली पंक्ति, आगे डेस्क करके लिखें। इसमें लिखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया। लिखें अगली पंक्ति में, समिति ने कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण आम जनता में राजनीतिक सहभागिता का अभाव होना माना। लिखें अगली पंक्ति में, इस समिति ने स्थानीय स्तर पर एक तीसरी राजनीतिक संरचना के गठन की सिफारिश करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। पंचायती राज की सिफारिश की। अब कौन कौन से 3 स्तर है तो बता देता हूं मैं। लिखिए आप अगली पंक्ति में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जिसके सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाए।
जिसके सदस्यों के चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाएं। आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाएं। आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाएं। फिर लिखें अगली पंक्ति में लिखें अच्छा, इसी में एक बात और आगे लिख लें, ग्राम पंचायत के कम से कम 2 सदस्य, ग्राम पंचायत के कम से कम 2 सदस्य SC, ST तथा महिला वर्ग से होना चाहिए। SC, ST तथा महिला वर्ग से होने चाहिए। होने चाहिए ताकि इन वर्गों को स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके, मतलब उनकी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके, दिया जा सके। फिर लिखें अगली पंक्ति में, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाए। खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाए। पंचायत समिति का गठन किया जाए जिसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं, कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं तथा कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाए। कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं तथा कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाए। फिर देख अगले पंक्ति में लिखें जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए जिसमें सभी सदस्य मनोनीत हों। सभी सदस्य मनोनीत हो। ठीक है, ये बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशें थी। आगे देखें आप, एक पंक्ति छोड़ के उसके बाद लिखें भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए राज्यों को इस संबंध में अधिनियम पारित कर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया।
लागू करने का निर्देश दिया। लिखें अगली पंक्ति में, राज्य सूची का विषय होने के कारण पंचायती राज के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति विधानमंडलों को प्राप्त है। राज्य सूची का विषय होने के कारण पंचायती राज के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति विधानमंडलों को प्राप्त है। राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। लिखें अगली पंक्ति में, राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए सर्वप्रथम सितंबर 1959 में अधिनियम पारित किया। लिखें अगली पंक्ति में, 2 अक्टूबर 1959 को देश भर में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायती राज का उद्घाटन किया। लिखें उसके बाद, उसके उपरांत अलग अलग राज्यों ने कुछ ही वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था को अलग अलग रूपों में अपना लिया। लिखें अगली पंक्ति में, 1965 तक नागालैंड और लक्षद्वीप को छोड़कर शेष सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसे अपना लिया गया था। लिखें अगली पंक्ति में, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज अलग अलग स्वरूप में लागू था। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायती राज व्यवस्था में निरंतर सुधार एवं विकास हेतु समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। विभिन्न समितियों का गठन किया गया।
तो देखें, आज हमने इसकी शुरुआती बात पढ़ी कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बेसिक्स क्या हैं, किस तरीके से शुरुआत हुई भारत में इसकी। अब हम आगे उन कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे। कई कमेटियाँ आएंगी आगे, हम पढ़ेंगे 1964 की शादी के लिए समिति है, चाहे 1977 की अशोक मेहता समिति है, चाहे 1985 की GV.K. राव समिति है, चाहे 1986 में लक्ष्मण सिंघवी समिति है, चाहे 1988-89 में P.K. थुंगन समिति है। कई समितियाँ ऐसी आईं और उसके बीच के भी कुछ ऐसे प्रयास, उसके बाद में कुछ ऐसे प्रयास जो पंचायती राज की दिशा में किए गए सरकार के द्वारा, सब बातें हम करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं और इस दिशा में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से भारत के संविधान में शामिल हुआ। वहाँ तक हम इसके विकास क्रम को पढ़ने के बाद हम पंचायती राज व्यवस्था को के संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो पढ़ेंगे और इस दिशा में क्या क्या प्रावधान है संविधान में और किस तरीके से क्या लागू है। सारी बात हम अगले आने वाली कुछ कक्षाओं में इस दिशा में करेंगे। पंचायती राज देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको इसके प्रत्येक पहलू के साथ हम इसको कक्षा में पढ़ सकें, मैं आपको समझा सकूं। कोशिश मेरी ये रहेगी। फिर भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड सब बातें अगर आप पहले से थोड़ा सा कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ के थोड़ा सा रखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। बाकी सारी चीज़ हम यहाँ पढ़ ही लेंगे। उम्मीद मैं करता हूँ कि इस टॉपिक को तो आप खासतौर से विशेष फोकस करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगली ऐसी कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।